जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़े थे। आज हम लॉ ऑफ डिमांड का डिस्कशन करेंगे। जब हम लॉ ऑफ डिमांड करते हैं तो आपने जैसा कि डिटर्मिनेंट में भी पढ़ा, इफ अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट देन increase in price cause decrease in quantity demanded, and decrease in price cause increase in quantity demanded. It means there is negative or inverse relationship between price and quantity demanded. और थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में लिखूं, then if ceteris paribus, then negative or inverse relationship exists between price and quantity demanded. It is yours law of demand. हम सिंपलेस्ट वर्ड में अगर एक बात बोलें कि लॉ ऑफ डिमांड है क्या, तो हम कहेंगे इफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग्स की बात करें डिटर्मिनेंट के साथ। डिटर्मिनेंट में आपने क्या बोला था कि डिटर्मिनेशन कौन कौन करता है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, price of related goods, income of the consumer, taste and preference, expectations, population, distribution of income, government policy, climate, invention and innovations, advertisement, and standard of living. Except price. If all these things remain constant, then negative or inverse relationship exists between price and quantity demanded. Such a relationship is known as law of demand. क्या बोलते हैं बेटा इसको? लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। अब लॉ ऑफ डिमांड में आपने एक वर्ड बोला क्या? दैट इज other things being constant. It means we are talking about assumptions of law of demand. Assumptions, और बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर मैं कहूं तो assumptions means if other things being constant. बोल रहे हैं बेटा जी, इफ अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। हम क्या करते हैं, 12th तक हम बेटा जी रट्टे लगाते थे कि ये अजम्पशन है, वो अजम्पशन। नाउ नो नीड टू क्रैम द अजम्पशंस। देखिए सिंपलेस्ट डिमांड फंक्शन को लिख लीजिए यहां पे। डिमांड फॉर एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, price of related goods, income of the consumer, taste and preference, expectations, number of people means population, YD, distribution of income, government policy, climate, invention and innovations, advertisement, standard of living, etc. अब assumption क्या है? Assumption is other things remain constant. ये बार लगा के I kept all these things remain constant. अब देखो इतने सारे डिटर्मिनेंट हैं, आप जितनी चाहें उतनी अजम्पशन ले लें। पर जनरली जब हम 12th में पढ़ते थे तो हमने एक्सपेक्टेशंस तक ये 1 2 3 4 अजम्पशंस ली थी, यानी अजम्पशंस फॉर इंडिविजुअल डिमांड को के फैक्टर्स को कांस्टेंट माना था। जैसे फर्स्ट आपने अजम्पशन ली कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट, कि रिलेटेड गुड्स का प्राइस क्या रहता है? कांस्टेंट।
Second, Y means income. Income of the consumer remain constant. Third, T, taste and preference. No change in taste and preference. Next, no expectations of change in price in near future. Is that clear or not? फिलहाल अभी हम ये 4 अजाम्पशन लेते हैं और इन अजाम्पशंस की क्या वैलिडिटी है मैं वो भी डिस्कस करूंगा. देखो हमने कहा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट. अब रिलेटेड गुड्स क्या है? जैसे सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री है. सब्स्टिट्यूट के केस में देखिए, अगर पेप्सी का प्राइस फॉल करेगा ऑटोमेटिकली कोक की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी. अब यहां तो लॉ ऑफ डिमांड ही नहीं लगा. कोक के प्राइस में तो चेंज ही नहीं हुआ था. कोक की डिमांड को लॉ ऑफ डिमांड से तभी कनेक्ट कर सकते हैं जब प्राइस ऑफ पेप्सी कांस्टेंट रहे, यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट. ऐसे ही कार्स की डिमांड बढ़ जाएगी अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए तो. यहां तो कार के प्राइस में चेंज ही नहीं हुआ. बट इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल रिमेन कांस्टेंट देन कार्स की डिमांड तभी बढ़ेगी जब कार का प्राइस डाउन आए. तो रिलेटेड गुड्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर. अब इनकम की जैसे बच्चे बात करते हैं तो एक छोटा सा एग्जांपल है. एक वर्कर सैलरी लेता है 20,000 रुपए महीना और रोज 1 किलो दूध लेता है 56 रुपीज केजी के हिसाब से. अब इधर उसकी सैलरी बढ़ के 25,000 हो गई, इधर मिल्क का प्राइस बढ़ के 60 रुपीज हो गया. तो बेटा देखो अब यहां लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ा है तो प्राइस के बढ़ने के साथ साथ इनकम यानी परचेजिंग पावर भी बढ़ गई. अब लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा. फिर नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस. अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस में हम लेते हैं हैबिट, फैशन, कस्टम, ट्रेडिशंस, एज, जेंडर. तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस को कांस्टेंट कैसे माना? जैसे कंज्यूमर हैबिचुअल हो जाए. अब हैबिचुअल हो जाएगा तो सस्ती हो उस पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता. ऐसे ही नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर. सिर्फ एक्सपेक्टेशन होती है प्राइस के राइज होने की, सेम प्राइस पे कंज्यूमर ज्यादा परचेज करने लग जाता है. लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा. तो इट मींस लॉ ऑफ डिमांड विल एप्लीकेबल कब? इफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट देन लॉ ऑफ डिमांड विल बी एप्लीकेबल. तो अब तक जो हमने बात की वो पहले लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग पढ़ा. मीनिंग में क्या कहा कि ceteris paribus means other things remain constant, then there is negative or inverse relationship exists between price and quantity demanded. It means price increase, quantity demanded decrease, price decrease, quantity demanded increase, and we take assumptions. assumptions के लिए मैंने बोला बच्चे कि आपको 1% भी जरूरत नहीं है कि आप जो है assumptions को रटें. आपको क्या करना है? डिमांड फंक्शन को यहां फिट रखना है. सिर्फ प्राइस ही वेरिएबल है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, नो चेंज इन पॉपुलेशन. अब पॉपुलेशन के साथ नाइदर साइज नोर कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस, no change in distribution of income, no change in government policy, no change in weather and climatic situation. अब weather and climatic situation भी change हो जाएंगी तो law of demand applicable नहीं होगा. जैसे winter के सीजन में अगर
इंटेंस फोग हो जाती है, बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, तो स्वेटर, कैप्स, ग्लव्स महंगे होने पर भी उनकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि ये एक अनसर्टेन सिचुएशन है। यहां पे अदर थिंग कांस्टेंट नहीं रही। लाइकवाइज इन्वेंशन एंड इनोवेशंस, जब इन्वेंशन इनोवेशंस न्यू कमोडिटीज, नए इन्वेंशन मार्केट में लाते हैं, तो प्राइस मैटर नहीं करता। इज दैट क्लियर और नॉट? जैसे ही एप्पल का नया वेरिएंट आएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसिव होगा, लेकिन फिर भी उसकी डिमांड ज्यादा होगी, वहां कौन रिस्पॉन्सिबल है? इन्वेंशन एंड इनोवेशन। बट इफ इट इज रिमेन कांस्टेंट, देन लॉ ऑफ डिमांड विल एप्लीकेबल। ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट क्या करती हैं कि इंटेंस क्रिएट कर देती हैं कंज्यूमर में। जैसे अंदर से क्लीन नहीं होगा तो बाहर से क्लियर कैसे दिखाई देगा, कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, ये सब चीजें क्या करती हैं? लॉ ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन को फेल कर देती हैं। दैट्स व्हाई वी टुक अजम्पशन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी रिमेन कांस्टेंट। जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, लॉ ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन हट जाती है। चलिए अब आगे चलते हैं। वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब हम लॉ ऑफ डिमांड की एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं। सो लुक एट द बोर्ड प्लीज। जब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, वी कैन एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड बाय द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड फिगर। यहां इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कर्व का यूज करेंगे। दो कॉलम बना रहे हैं बच्चे। इन फर्स्ट कॉलम वी आर टेकिंग प्राइस, इन सेकेंड कॉलम वी आर टेकिंग क्वांटिटी। कोई नहीं, बड़ा बन गया, कोई बात नहीं। फर्स्ट कॉलम आई एम टेकिंग प्राइस, second column I'm taking quantity, price 1 2 3 4 5. On 1 it is 10, 2 it is 8, 3 it is 6, 4 it is 4, 5 it is 2. Here price is rising, quantity demanded is falling. हो गया इनवर्स रिलेशनशिप। और उल्टा चेक करो, 5 4 3 2 1, price is falling and quantity demanded is rising. Inverse relationship between price and quantity demanded, such a relationship is known as law of demand. क्लियर है जी? अब इसको एक्सप्लेन करते हैं एक बार डिमांड शेड्यूल की हेल्प से। लुक एट द बोर्ड प्लीज। पेपर में देखिए बच्चे। On x-axis I am showing quantity, on y-axis I am showing price. लेबलिंग कर लेते हैं, प्राइस, क्वांटिटी, 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10. On rupees 1, buyer is ready and able to purchase 10 units. On rupees 2, 8 units, 3 it is 6, 4 it is 4, 5 it is 2. Join all these points. DD demand curve. Now क्या नोटिस किया हमने? We have noticed that demand curve slopes downward. कैसा है? Slopes downward from left to right. From left to right. Slope downward. अब downward sloping है, it means it is showing negative or inverse relationship between price and quantity demanded. Inverse और negative relationship between price and quantity. और ऐसा ही हम law of demand में बोलते हैं कि if other things remain constant, then there is negative or inverse
रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। चलिए, ये लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन हो गया। अब हमें जो बात करनी है वो क्या करनी है कि व्हाट आर द causes of application of law of demand. Why does law of demand applicable in human life? Or why does demand curve slope downward? भाई डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों है? और why more quantity demanded at lower price and vice versa? अब three question arises in front of me. First, what are the causes of application of law of demand? या why demand curve slopes downward, या फिर more quantity demanded at lower price or less quantity demanded at higher price. First cause is law of diminishing marginal utility. तो बेटा अब बहुत सारी चीजों की बातें इस कॉज को समझाने से पहले करनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक अबाउट यूटिलिटी। देखो, यूटिलिटी का मीनिंग क्या है? यूटिलिटी मीन्स want, satisfying power or quality of a commodity. Means when we feel hungry we take food, when we feel thirsty we drink water, when we are feeling bored we watch TV, play games, इंटरनेट चलाएंगे, यूट्यूब देखेंगे, because all these particular goods and services has a specific quality or power to satisfy your want. Such a quality is known as utility. क्या कहेंगे इसको? यूटिलिटी। अब यूटिलिटी का एक कंसेप्ट है दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी, MU. Utility derived from each successive unit is called marginal utility. क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो हर अगली चपाती से मिलने वाली यूटिलिटी को क्या कहेंगे आप? मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, दिस लॉ इज गिवन बाय French engineer and economist Gaussen, or it is first law of Gaussen. Law states that as well as consumption of a commodity increases, marginal utility from each successive unit goes on diminishing. क्या बोल रहे हैं लॉ? कि जैसे जैसे किसी भी कमोडिटी का हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं, हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी कम होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप फर्स्ट आइसक्रीम कंज्यूम करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सेकंड करेंगे और कम, थर्ड से और कम, एक लेवल जहां पे आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाएंगे, जिसको टेक्निकली बोलते हैं सैचुरेशन। वहां पे आके मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, और उसके बाद अगर मैं कंज्यूम करूंगा तो मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव। क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ऐसे दिखाया मैंने कि मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव। सच अ लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कॉज कैसे है? अ कंज्यूमर ऑलवेज बिकम रेडी टू पे इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी। जितनी ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, रेडी टू पे उतना ज्यादा होगा, और जैसे जैसे कम होता जाएगा
willingness to pay goes on diminishing. willingness to pay goes on diminishing. सर मेरे को ना समझ नहीं आ रहा, आप कोई एग्जांपल दो. ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं. हम ना शाम के टाइम रैंप पे खड़े हैं गेट के बाहर, तो गली में से सेब वाला जा रहा है. अब मम्मी क्या बोलती है, रोकियो इसको, आवाज लगा ले, रुक जाए, रोक एक बार. हमने रोक लिया कि भैया रुक जाओ. अब मम्मी ने अंदर से पूछा, पूछ क्या भाव दे रहा है सेब. हमने पूछा भैया क्या भाव दे रहे हो. कह रहे साहब 100 रुपए किलो, बढ़िया सेब है ले जाओ. मैं कहा मम्मी सेब अच्छे हैं, 100 रुपए किलो हैं. तो मम्मी कह रही है 1 किलो ले ले. अब मैं कहा भैया 1 किलो दे दो. अब रेडी वाला कह रहा है कि बाबूजी 2 किलो पड़े हैं, आप सारे ले लो. अच्छा सेब है, मैं अपने घर जाऊंगा, आपके काम आ जाएंगे. अब मैं पूछा मम्मी कह रहा है 2 किलो पड़े हैं, सारे ले लूं. मम्मी कह रही है कह दे 160 लेने हैं तो सारे दे जा. अब बेटा जी देखो, पहले 1 किलो के लिए आप 100 रुपए देने को तैयार थे. नेक्स्ट 1 kg के लिए आप 60 रुपीज देने को तैयार हो, क्योंकि अगले 1 किलो से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है. मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है. अब उसने कहा ठीक है बाबूजी ले लो, हम 2 किलो ले लेंगे. कह रहा है नहीं बाबूजी 100 से कम नहीं, मैंने 150 बेचा है, 100 तो आपको वैसे दे दिया. मम्मी नहीं मान रहा, कह रही 1 किलो दे और चलता कर. यानी when we purchase less quantity we derive more margin utility. We are ready to pay more. When we purchase more quantity we derive less margin utility, so we will be ready to pay lower price. That's why inverse relationship exists between price and quantity demanded. बिल्कुल देसी भाषा में बोलूं कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाओगे, हर अगली यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन घटती जाएगी. इसलिए पे करने का जो हमारा क्या है, विलिंगनेस है, रेडीनेस है, वो अपने आप कम होता जाएगा. इट मींस मोर क्वांटिटी लेस प्राइस, लेस क्वांटिटी और मोर प्राइस. ठीक है जी. अब second we are talking about second cause. The second cause is इनकम इफेक्ट. अब इनकम इफेक्ट की बात करते हैं. Here we are talking about real income. Real income means परचेजिंग पावर. बहुत टेक्निकल सा टॉपिक है, आपको ध्यान से समझना है बेटा. सर कैसे ध्यान से समझना है, देखिए कि व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस, परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस. इट मींस रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस and quantity demanded increases. When price of a commodity increases, purchasing power decreases, real income decreases and quantity demanded decreases. सर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, आप एग्जाम्पल से समझाइए. देखिए मैं 50 रुपीज लीटर के हिसाब से रोज 2 लीटर दूध खरीदता हूं, 100 रुपए रोज के खर्च करता हूं, और 30 दिन का अगर महीना है तो महीने के 3000 रुपए खर्च करता हूं. अब स्पेंडिंग कितनी है बेटा मेरी, 3000 रुपए. लेट दूध का प्राइस हो गया 45. मैं 2 kg अगर लूंगा तो 90 रुपीज खर्च करूंगा, 30 डेज लूंगा तो 2700 रुपीज खर्च होंगे. इस केस में माय परचेजिंग पावर और माय रियल इनकम विल बाय रुपीज 300. 300 रुपए से मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई,
मेरी रियल इनकम बढ़ गई, इससे मेरी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और अगर दूध 55 हो जाए और मैं 2 किलो ही लूं तो 110 रोज का खर्च होगा, 30 रुपीज परचेज करूंगा तो 3300 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे और 300 से मेरी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। क्लियर और नॉट? हालांकि मेरी मनी इनकम में कोई चेंज नहीं आया, कोई भी चेंज नहीं आया, इनकम वही है, सिर्फ क्या चेंज हुआ बेटा जी? चेंज हुई मेरी रियल इनकम। रियल इनकम यानी परचेजिंग पावर। अब बिल्कुल लिमिटेड वर्ड्स में डिफाइन करूंगा कि व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर डिक्रीजेस। क्या बोला? व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर डिक्रीजेस, it means real income of the consumer decreases, so quantity demanded decreases. When price of a commodity decreases, purchasing power increases, real income increases and it cause increase in demand. Clear है? इसको बोलते हैं income effect. Now talking about next is third is सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इंडियंस की लाइफ लाइन, जिसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और मैं इसको बोलता हूं जो इंडियंस का बेसिक फॉर्मूला है लाइफ का, दैट इज, देखो मैंने स्पेशल लिखा है यहां पे, जुगाड़, है ना? हम क्या करते हैं? गाड़ी रिपेयर कराने जाते हैं, वेटिंग रूम में बैठे हैं, तभी लड़का आया, कह रहा आपको वर्कशॉप में बुला रहे हैं, और गाड़ी खुलवा रखी है, इतना बड़ा पार्ट निकाल रखा है गाड़ी का, हमारे सामने रख दिया, सर ये खराब है, इसकी वजह से गाड़ी जो है माइलेज नहीं दे रही, इसकी वजह से गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ रही, इसकी वजह से आपकी गाड़ी जो है डे टू डे डाउन आती जा रही है, बदल दे भाई। सर बदल देंगे, आपकी परमिशन की जरूरत है, क्योंकि पार्ट है 30,000 रुपए का। कितने बोले? 30,000। अब 30,000 वर्ड सुनते ही क्या दिमाग से निकलेगा वर्ड कि भाई साहब कोई क्या नहीं हो सकता, जुगाड़, यानी फाइंड आउट एनी सब्स्टिट्यूट, इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब मिस्त्री बोलता है कि देखो जी, हुंडई के शोरूम में तो ये 30,000 रुपए का है, आप बाहर जाओ मार्केट में, सेम कंपनी बनाती है और कोई बनाता नहीं, पर हुंडई में उसके ऊपर हुंडई की स्टैंप लग के आती है तो 30,000, और बाहर से आपको मिलेगा 20,000। अब आपकी मर्जी है, शोरूम से लगवाओ या बाहर का लाके लगवा लो, गारंटी दोनों में से किसी की नहीं है। मैं क्या करूंगा बेटा, तुरंत बाहर जाऊंगा, 20,000 वाला लाके लगवा दूंगा। इट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और इसको बिल्कुल टेक्निकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो क्या कहूंगा कि व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, कंज्यूमर शिफ्ट टू द चीपर सब्स्टिट्यूट ऑफ दैट कमोडिटी। क्या बोल रहा हूं कि व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, कंज्यूमर शिफ्ट टू द चीपर सब्स्टिट्यूट ऑफ दैट कमोडिटी विच कॉज डिक्रीज इन डिमांड, जिससे डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हो जाता है। क्लियर कि नहीं? जैसे टी का प्राइस राइज होगा तो कंज्यूमर कहां चला जाएगा, कॉफी पे चला जाएगा। ठीक है ना जी, कि व्हेन प्राइस ऑफ टी राइजेस, कंज्यूमर विल शिफ्ट टू द कंजम्पशन ऑफ। जी, हम बात कर रहे थे कि वो क्या बोलेगा कि कोई जुगाड़, और हमने टेक्निकल वर्ड में डिफाइन किया कि व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, कंज्यूमर शिफ्ट टू द चीपर सब्स्टिट्यूट ऑफ दैट कमोडिटी। कहां चला जाएगा, चीपर सब्स्टिट्यूट पे चला जाएगा। फॉर एग्जांपल, प्राइस ऑफ टी राइजेस,
then consumer will shift to the consumption of coffee. अब ऑटोमेटिकली टी की डिमांड कम हो जाएगी और लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हो जाएगा. इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. नाउ द फोर्थ इज size of consumer group. साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप. अब देखिए साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप की बात करते हैं कि व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस देन कंज्यूमर्स हु वांट टू परचेज द कमोडिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग. कि जैसे सस्ती होगी खरीदने वाले बढ़ जाते हैं और डिमांड बढ़ जाती है, और जब चीज महंगी हो जाती है तो खरीदने वाले कम हो जाते हैं और डिमांड कम हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो 10 साल पहले एयर कंडीशन की कीमत बहुत ज्यादा होती थी. लाखों रुपए में एयर कंडीशन आता था, खरीदने वाले बहुत कम थे. जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ एसी की कीमत कम हुई और खरीदने वाले बढ़ गए. इट कॉज इंक्रीज इन डिमांड फॉर एयर कंडीशंस. ऐसे ही 2 साल पहले का एग्जांपल बताता हूं. 2 इयर्स पहले कुछ मार्च के 20 तारीख के आसपास गवर्नमेंट ने BS3 व्हीकल को बैन कर दिया कि अब BS4 आएगा, BS3 नहीं. और 6 अप्रैल तक का टाइम दे दिया, 10-15 दिन का. तो अब बचे हुए स्टॉक को बेचने के लिए टू व्हीलर के प्राइस में भारी कमी आई थी. 15-20 हजार रुपए का डिस्काउंट आया था. तो मैंने उस समय में और आपने भी उस समय में व्हीकल्स टू व्हीलर के शोरूम्स के बाहर लाइन लगी हुई देखी थी. नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ गए, डिमांड बढ़ गई क्योंकि प्राइस कम हो गया था. 6 अप्रैल के बाद BS4 मार्केट में आया, फिर प्राइस बढ़ गए, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कम हो गए, डिमांड कम हो गई, नॉर्मल सिचुएशन आ गई. इट इज नोन एज साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप. फिफ्थ इज alternative uses. Alternative uses means more than one use. तो अब हम क्या कहते हैं, most of the commodities have more than one use. For example, milk. It is used for drinking, making tea, coffee, cheese, curd, etc. etc. अब when price of milk is very high, we will purchase small quantity only for drinking. और वो भी क्यों? क्योंकि घर में छोटा बच्चा है, ओल्ड एज है, उनको दूध देना पड़ता है. फिर थोड़ा सस्ता हुआ और ज्यादा लाएंगे, टी बनाएंगे, और सस्ता हुआ ले आएंगे, कॉफी भी बनाएंगे, और सस्ता हुआ चीज, और सस्ता हुआ कर्ड, स्वीट्स. ऑटोमेटिकली डिमांड क्या होती चली जाएगी बेटा? बढ़ती चली जाएगी. बिकॉज कमोडिटीज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. व्हेन प्राइस डिक्रीजेस वी शिफ्ट टू सम लेस इंपॉर्टेंट यूजेस आल्सो which cause increase in demand. देखिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, अब इलेक्ट्रिसिटी फैन भी चलता है, लाइटनिंग भी होती है, एयर कंडीशन भी चलता है, टीवी भी चलता है, लैपटॉप भी चलता है, म्यूजिक सिस्टम भी चलता है. अगर इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी हो जाएगी तो हम दो यूज करेंगे, लाइटनिंग और रनिंग फैंस. सस्ती है तो एसी भी चला रहे हैं, टीवी भी चला रहे हैं, बढ़ता चला जाएगा. और महंगी होगी तो यूजेस कम होते जाएंगे. सिर्फ हम कहां तक रह जाएंगे? ओनली टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ द commodity. So these were the 5 causes of application of law of demand. पांचों को फिंगर टिप्स पे काउंट कर लें. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्ज यूटिलिटी याद रखेंगे. फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन क्या बोलता है? जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी कम होती जाती है. सेकंड इज इनकम इफेक्ट. थर्ड इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. फोर्थ इज साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप. and fifth is
ऑल्टरनेटिव यूजेस, 5 कॉजेस। अब एक और दिमाग में आता है, दिमाग में क्या बात आ रही है मेरे कि डज लॉ ऑफ डिमांड हैव एनी एक्सेप्शन? अब बेटा देखो, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं बनी जिसकी एक्सेप्शंस ना हो। एक्सेप्शंस मींस where demand curve slopes upward। कैसा हो डिमांड कर्व? upward। it means price increases, quantity demanded increases। that is known as exceptions to the law of demand। and exception arises in case of articles of distinction। articles of distinction, or these are known as Veblen goods। सर क्या मतलब है Veblen goods का? बेटा Veblen goods are those goods या those goods which define social status of the consumer, जो कंज्यूमर के सोशल स्टेटस को डिफाइन करती है। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, लग्जरीज लाइक गोल्ड, डायमंड, एंटीक्स, एक्सपेंसिव फर्नीचर, luxury cars, luxury furniture, etc. In these goods, higher the price, higher the demand। lower the price, lower the demand। क्योंकि जितनी महंगी लोगे आपकी सोशल रेपुटेशन, सोशल डिस्टिंक्शन उतनी बढ़ती जाएगी। अब डायमंड खरीदने कोई लेडी जाएगी, रिच लेडी, शी विल नेवर से कि भैया थोड़ा छोटा दिखाओ। शी विल ऑलवेज से भैया थोड़ा और बड़ा नहीं है, जो दिखे, नोटिस हो दूर से, क्या दिखाई दे मेरी डिस्टिंक्शन। एंड दे बिकम exceptions to the law of demand explained by Veblen, Professor Veblen। So these goods are known as Veblen goods। तो ये इकोनॉमिस्ट का नाम है Veblen, और Veblen ने डिफाइन किया था, इसलिए इन गुड्स को क्या बोलते हैं? Veblen goods। सेकंड इज कंस्पिशियस नेसेसिटीज। अब देखो, नेसेसिटीज भी है एज वेल एज कंस्पिशियस भी है। मतलब आपके लिए नेसेसिटी भी है और आपने इस नेसेसिटी से अपनी रेपुटेशन भी दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल टीवी, रेफ्रिजरेटर और कुछ होम अप्लायंसेस। अब इन गुड्स में कंज्यूमर प्रेफर जनरली एक्सपेंसिव गुड्स। भाई देखिए, अगर हम टीवी खरीदने जाएंगे तो हम क्या क्या कहते हैं कि जी एक ही बार खरीदना है, इतना महंगा खरीद लो, फलाना कर लो। दुकान पे जाएंगे, कंज्यूमर कहेगा, ओ सॉरी, सेलर कहेगा कि ये 30,000 का है जी, ये फीचर्स हैं। फिर उसने गोल्डन पैनल लगा हुआ है चारों तरफ, ये देखो जी, ये आया एक्सक्लूसिव रेंज आई है, ये 45 की है, इसमें फला है। फिर और दिखाएगा ये 55 की है। हम कोशिश करेंगे महंगे से महंगा लें, ताकि हमारी नेसेसिटी भी हो जाए और क्या बन जाए, कंस्पिशियस भी बन जाए, सोशल रेपुटेशन भी हो जाए। तो ये चीजें क्या है? दीज आर द कंस्पिशियस नेसेसिटीज एंड दीज आर exceptions to the law of demand, where higher the price, higher the quantity demanded। third is ignorance। सर क्या मतलब है ignorance? means consumer do not aware about the quality of the commodity। कंज्यूमर को क्वालिटी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। वो क्या करता है? ही जज द क्वालिटी बाय द प्राइस। क्या करता है? जज द क्वालिटी बाय द प्राइस। सो हम कहेंगे
जजमेंट ऑफ क्वालिटी बाय प्राइस। अब मैं शॉप पे गया, मैं कहा जी एक जीन्स दिखाओ। अब सेलर ने दो जीन्स दिखाई, एक बोल रहा है 1200, एक बोल रहा है 1800। बोथ आर ऑफ ब्लू कलर, दोनों फिटिंग में है, दोनों सही है। अब इंडियंस क्या करते हैं, कपड़े को ऐसे ऐसे हाथ लगा कर देखते हैं, कोई मीटर तो नहीं लगा हुआ, बट दिमाग क्या कह रहा है, भाई 1200 वाली सस्ती है, कुछ ना कुछ कमी तो होगी, ये महंगी है, कोई ना कोई क्वालिटी तो होगी। हम दुकानदार से क्या बोलते हैं कि अंकल लेनी 1800 वाली है पर कुछ ठीक लगाओ। मींस हमने जजमेंट किससे की, बाय द प्राइस, क्योंकि हम क्या हैं, इग्नोरेंट हैं। व्हेन कंज्यूमर इज ignorant about the quality of the commodity, he consider expensive goods are of good quality and he purchase more at higher price and vice versa। अब इस केस में अगर दिन में 20 कस्टमर आएंगे तो 20 में से एटलीस्ट 15 तो ये 1800 वाली जीन खरीदेंगे, क्योंकि वो क्या कंसीडर करेंगे, एक्सपेंसिव गुड्स आर ऑफ गुड क्वालिटी। 5 वो होंगे जिनके पास पैसे कम है, वो लेंगे 1200 वाली। अगर पैसे हैं तो सभी कौन सी खरीदेंगे, 1800 वाली, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला हमारे दिमाग में है वो क्या है कि एक्सपेंसिव गुड्स आर ऑफ गुड क्वालिटी, कि जो चीज जितनी महंगी होगी वो उतनी ही अच्छी क्वालिटी की होगी, और हम क्या बन जाते हैं, वी बिकम एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब आगे चलते हैं। इग्नोरेंस के बाद ये स्पेशल है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स आर वर डिफाइंड बाय सर रॉबर्ट गिफन। सर रॉबर्ट गिफन। बेटा ये थोड़ा सा ध्यान से सुनो। Giffen goods are those inferior goods in which price effect is positive। वो लो क्वालिटी गुड्स हैं जिनमें कीमत बढ़ने के साथ क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है। अब हमें अगर पढ़ाया भी गया है 11th में तो ये कहा गया है कि बेटा ये बहुत घटिया चीज होती है, तो ऐसी कोई घटिया चीज नहीं है जो महंगी हो और डिमांड बढ़े, बिकॉज जनरल सिचुएशन में गिफन गुड अराइज नहीं करती। सर रॉबर्ट गिफन ने इंग्लैंड में एक स्पेसिफिक सिचुएशन को स्टडी किया था, फैक्ट्री वर्कर्स को। किनको, फैक्ट्री वर्कर्स को, क्योंकि इन गुड्स में क्या होता है, प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव and income effect is negative। प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट नेगेटिव। अब फैक्ट्री वर्कर्स पे अप्लाई किया तो फैक्ट्री वर्कर्स जब शाम को वेजेस मिलती थी, दो चीजें खरीदते थे, एक ब्रेड और एक मीट, क्योंकि उन देशों में हमारी तरह चपातियां नहीं सेकते, वो ब्रेड खाते हैं और साथ में मीट परचेज करते थे। ब्रेड इंफीरियर, मीट सुपीरियर। अब क्या हुआ, डे टू डे वहां पे इन्फ्लेशन आ गई, इन्फ्लेशन आने लगी, प्राइस बढ़ना शुरू हो गया, महंगाई आ गई। अब जब महंगाई आएगी तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ा, ब्रेड भी महंगी हो रही थी, मीट भी महंगा हो रहा था, लेकिन मीट एक लिमिट के बाद आउट ऑफ रीच हो गया। अब मजदूर मीट नहीं खरीद सक रहे थे, तो वो उस मीट की कमी को किससे पूरा कर रहे थे, ज्यादा ब्रेड खरीद के। ब्रेड क्या थी, इंफीरियर गुड। प्राइस बढ़ा, डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ा, डिमांड बढ़ी। जैसे ही प्राइस बढ़ा, डिमांड बढ़ती गई। नाउ ब्रेड बिकम गिफन गुड। अब प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट नेगेटिव। गरीब मजदूर ज्यादा खरीद रहे हैं,
अमीर जो फैक्ट्री के ऑनर्स थे या बड़ी बड़ी पोस्ट पे थे, उनको इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा. दे वर परचेजिंग ब्रेड एज वेल एज मीट. तो इनकम इफेक्ट नेगेटिव, रिच पे नहीं, पुअर पे ज्यादा. पुअर पे क्या हुआ कि प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड बढ़ रही है. और किसके लिए बढ़ रही है? पुअर के लिए. लेस इनकम मोर डिमांड. किसकी? ब्रेड की. अब ब्रेड इंफीरियर है, प्राइस बढ़ने के साथ साथ डिमांड बढ़ रही है. मैं इसके 2-3 आपको और एग्जांपल बताता हूं. इंडिया में भी एग्जिस्ट कर सकता है, पर स्पेसिफिक सिचुएशन, उस सिचुएशन का नाम क्या है? इन्फ्लेशन, महंगाई, राइजिंग प्राइस. देखो इंडिया में हम 2 तरह के आलू इस्तेमाल करते हैं, पोटैटो. एक स्वीट, एक सॉल्टी. स्वीट सस्ता होता है, सॉल्टी महंगा होता है. अगर इस टाइम पे कोविड-19 के टाइम पे सब्जी आनी बंद हो जाए तो आलू महंगा होगा, स्वीट भी महंगा होगा, सॉल्टी भी महंगा होगा. लेट नॉर्मल सिचुएशन में स्वीट है 10 रुपए किलो, सॉल्टी है 25 रुपीज किलो केजी. अब इन्फ्लेशन आई, 2 गुना कीमत हो गई. स्वीट 20, सॉल्टी 50. डिमांड किसकी ज्यादा होगी? स्वीट की. प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव. इधर इंफीरियर क्वालिटी वाला पोटैटो महंगा हो रहा है, साथ साथ उसकी डिमांड बढ़ रही है. और ज्यादा कौन खरीद रहा है? पुअर क्लास. रिच को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो 20 में भी ले रहा था, 25 में भी ले रहा था, 50 में भी ले रहा है. लेकिन इनकम फैक्ट नेगेटिव. अब कम इनकम वाले लोग महंगा होने पर भी ज्यादातर क्या परचेज करेंगे? स्वीट पोटैटो. अब स्वीट पोटैटो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम नेगेटिव, ओ इट विल बिकम गिवन गुड. ऐसे ही मिल्क की बात करते हैं. 2 पैकेट आते हैं, एक 20 रुपए का पैकेट आता है, एक 28 रुपए का पैकेट आता है. 20 वाला डबल टोन्ड और 28 वाला फुल क्रीम. तो अब क्या होता है? नॉर्मल लोग जो होते हैं, जो जिनकी ऑर्डिनरी सी इनकम है, वो क्या खरीदते हैं? दे परचेज डबल टोन. और रिचर कौन खरीदता है? फुल क्रीम. अब क्या हुआ? मिल्क में इन्फ्लेशन आ गई, दोनों दुगनी कीमत की होगी. 20 वाली 40, 28 वाली 56. अब 20 वाली इंफीरियर क्वालिटी गिफन गुड बन जाएगी. 28 वाले लोग भी, जो 28 वाली लेते थे, वो भी अब डबल टोन लेने लग जाएंगे. प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज. इट मींस नाउ डबल टोन्ड मिल्क बिकम गिफन गुड. यानी वो इंफीरियर गुड्स जिनकी प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़े, वो गिफन गुड्स हैं. और गिफन गुड्स कभी भी नॉर्मल सिचुएशन में अराइज नहीं करते. दे अराइज इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन. यानी एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है. कौन? गिफन गुड. अब 5th और लास्ट इज स्पेक्युलेटिव परचेज. जी, पहले तो बेटा हमारा फर्स्ट वर्ड है समझना, स्पेक्युलेटिव. देखो स्पेक्युलेटिव वर्ड स्पेकुलेशन से बना है. अगर मैं जनरल वे ऑफ कम्युनिकेशन में बात करूं तो स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टा. मतलब चीजें खरीदना किसके लिए? सट्टे के लिए. लेकिन इन इकोनॉमिक्स स्पेकुलेशन इज नॉट बैड एट इट साउंड्स. इकोनॉमिक्स में स्पेकुलेशन का मतलब है गेटिंग द गेन्स ऑफ बूम एंड रिसेशन. मंदी और तेजी का फायदा उठाना इज नोन एज स्पेकुलेशन. जैसे कोई भी चीज मुझे लग रहा है प्राइस डाउन आ रहा है, सस्ते में खरीद के स्टॉक कर लूं, और जब महंगा होना शुरू हो जाए तब बेचूं. इट इज कॉल्ड स्पेकुलेशन. क्योंकि मैंने क्या किया है? रिस्क उठाया है, गिरती हुई कीमत पे लिया और इंतजार किया बढ़ने का, और बढ़ा तब बेचा. इन दोनों के बीच का गेन उठाना इज कॉल्ड स्पेकुलेशन. क्यों? और भी तो गिर सकता था. तो स्पेकुलेटिव परचेज की बात करते हैं. स्पेकुलेटिव परचेज में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. इधर बॉक्स में देखिए,
हमें कहीं से 25 लाख रुपए मिल गए, प्रॉपर्टी कोई बिकी, हिस्सा हमें मिला, 25 लाख मिल गए। अब हमने सोचा इस पैसे को किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, एकदम आया, मुझे जरूरत भी नहीं है। तो हम एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए, उसने कहा जी लास्ट ईयर ये 4 कॉलोनी कटी थी, ABCD, 10,000 रुपीज पर स्क्वायर गज जमीन थी वहां पे स्टार्टिंग में। कॉलोनी ए में आजकल 15,000 का रेट चल रहा है, कॉलोनी बी में 22,000 का रेट चल रहा है, कॉलोनी सी में 28,000 का रेट चल रहा है, और कॉलोनी डी में 12,000 का रेट चल रहा है। अब मैं पैसा किस लिए लगा रहा हूं? स्पेकुलेटिव गेन के लिए, ताकि आज पैसा लगाऊं, फ्यूचर में गेन हो। अब मेरा ध्यान कहां है? कॉलोनी सी की तरफ। क्यों है? क्योंकि यहां कीमतें बढ़ रही हैं और तेजी से बढ़ेंगी। यहां ग्रोथ बहुत कम, यहां उससे कम, यहां उससे ज्यादा, यहां उससे ज्यादा, और यहां सबसे ज्यादा। तो यानी चांसेस प्राइस बढ़ने के कहां है? तो स्टॉक किसको करूंगा लेके, किसको खरीदूंगा? सी को। कि व्हेन वी मेक परचेजिंग फॉर स्पेकुलेशन, then demand for those goods increases in which prices are continuously rising and we become exceptions to the law of demand। ऐसे ही अगर एक शेयर खरीदने हैं, फेस वैल्यू 100 रुपए है, एक मार्केट में 150 का है, एक मार्केट में 195 का है। कंज्यूमर्स ज्यादा डिमांड, स्पेकुलेटर्स ज्यादा डिमांड उसकी करेंगे जिसकी मार्केट में कीमत 195 है, क्योंकि हम ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो परचेजिंग कर रहे हैं ओनली फॉर स्पेकुलेशन, जितनी कीमत बढ़ती जाएगी डिमांड उतनी बढ़ती जाएगी। तो देखिए 5 कॉजेज किए थे एप्लीकेशन के, 5 एक्सेप्शन कर दी, 5 और 5। कॉजेज ऑफ एप्लीकेशन क्या था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप एंड अल्टरनेटिव यूजेस। 5 एक्सेप्शन कर दी। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन किसने दी? वेबलन ने। उसके बाद कंस्पिशियस नेसेसिटी, यानी वो जरूरतें जो चाहिए भी दिखावा भी करना है, जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर वगैरह। फिर आपने कहा इग्नोरेंस, कि मुझे पता नहीं है अच्छी कौन सी है बुरी कौन सी है, मैं जज किससे करूंगा? प्राइस से। फोर्थ है गिफन गुड, किसने दी? सर रॉबर्ट गिफन ने। वो इंफीरियर गुड्स जहां प्राइस बढ़ेगा साथ साथ डिमांड बढ़ेगी। और इनकम इफेक्ट कैसा रहेगा? नेगेटिव, यानी गरीब ज्यादा खरीदेंगे, अमीर कम खरीदेंगे। एंड फिफ्थ इज स्पेकुलेटिव परचेज। आज के लिए इतना ही काफी है। बाय, हैव अ गुड डे।